प्यारे साथियों, आज जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए मेरे देश के वीर जवानों की चौथी बरसी है। और आज मैं इस हरियाणा की धरती से अपने भारत मां के वीर शहीदों के चरणों में श्रद्धा पूर्वक सर झुकाता हूं, उनको सत सत नमन करता हूं, उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है वो पुलवामा में शहीद हुए मेरे देश के वीर जवानों के नाम रहेगा। और ये रहेगा हमारा हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 28 है। अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पे नया आया है तो वो जाके प्लेलिस्ट में हमारी प्रीवियस 27 क्लासों को देख सकता है, जो कि आपके आने वाले आगामी एग्जाम हरियाणा सीईटी ग्रुप डी के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने जा रही है। और चलिए इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि समुद्रगुप्त का परशु प्रकार का सोने का सिक्का किस स्थान से मिला है। तो मेरे भाई ये सिक्का जो हमें मिला है ये मिताथल भिवानी से मिला है। कहां से? तो ये मिला है हमें मिताथल भिवानी से। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें जो आप ध्यान रख सकते हो। क्या आपसे पूछ सकता है भारतीय पुरातत्व, ठीक है, इसका जनक किसे कहा जाता है? किसका? भारतीय पुरातत्व का जो जनक है ये किसको कहा जाता है? इसके बारे में आप मेरे को आंसर करेंगे। इसके अलावा मेरे को बताएंगे सुंग कालीन सिक्कों के बारे में। जो सुंग कालीन सिक्के हैं ये हमें हरियाणा में कहां से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ध्यान रखेंगे हर्षवर्धन कालीन सिक्के हरियाणा में कहां से मिले हैं। कौन से? हर्षवर्धन कालीन जो सिक्के हैं ये हमें हरियाणा में कहां से प्राप्त हुए हैं। इसके साथ साथ आप योद्धा कालीन सिक्कों के बारे में ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। योद्धा कालीन जो सिक्के हैं ये हमें हरियाणा में कहां से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कुषाण कालीन सिक्कों के बारे में। कौन से ध्यान रखेंगे? कुषाण कालीन सिक्के ये हमें हरियाणा में कहां से प्राप्त हुए हैं। इसके साथ आप योद्धा कालीन टकसालों के बारे में बताएंगे कि भाई जो योद्धा कालीन टकसालें है ना ये हमें हरियाणा में कहां से मिली है, ठीक है। इसके साथ आप मेरे को आंसर कर सकते हैं कि भाई जो क्या नाम है बरवाड़ा से 10 सिक्कों की खोज की गई है, ठीक है। बरवाड़ा से 10 सिक्के किसने निकाले हैं इनके बारे में आप मेरे को आंसर कर देंगे। देखो भाई सबसे पहले अगर बात करें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। शुंगकालीन जो सिक्के हैं ये हमें शुद्ध यमुना नगर से मिले हैं। उसके बाद हर्षवर्धन कालीन सिक्कों की मैं बात करूं तो मेरे भाई ये सोनीपत से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान रखेंगे ये सोनीपत से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन आता है योद्धा कालीन जो सिक्के हैं ये हमें कहां से प्राप्त हुए हैं। तो ये दो जगह ध्यान रखेंगे, एक तो नौरंगाबाद भिवानी का नाम ध्यान रखेंगे और एक रोहतक का नाम ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार कुषाण कालीन सिक्कों की बात करें तो ये भी हमें नौरंगाबाद भिवानी और इसके साथ साथ कहां से मिले हैं? रोहतक से प्राप्त हुए हैं। तो दोनों सिक्के एक ही जगह से प्राप्त हुए हैं। अगर मैं योद्धा कालीन टकसालों की बात करूं तो ये भी हमें कहां से मिली है? तो ध्यान रखेंगे ये भी हमें नौरंगाबाद और रोहतक से प्राप्त हुई है। उसके बाद बरवाड़ा के से जो 10 सिक्के प्राप्त किए हैं वो एक व्यक्ति था जिसका नाम था रोजर्स, ठीक है, जिसने अलेक्जेंडर कनिंघम के कार्य को आगे बढ़ाया था। उसी ने बरवाड़ा से 10 सिक्के खोजे हैं और उसका क्या नाम रहेगा? रोजर्स नाम रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चीजों को पढ़ते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे, बापोली किस जिले में आता है? अब देखो भाई साहब ये जो बापोली होने जा रहा है ये एक जिले की तहसील रहेगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो समालखा है ये हरियाणा के किस जिले में आएगा, इसी प्रकार से मैं इसराना के बारे में पूछूं कि इसराना किस जिले में आएगा, और जो बापोली है ये हरियाणा के किस जिले में आएगा। और एक आपने पानीपत रिफाइनरी का नाम सुना होगा, पानीपत रिफाइनरी, इसके बारे में क्या बताएंगे कि जो पानीपत रिफाइनरी है ना इसकी स्थापना कब हुई थी, वो डेट मेरे को बता देंगे और ये कहां पे रहने वाला है। कल मैंने मेरे भाई यूरिया प्लांट के बारे में आपसे क्वेश्चन
किया था। यूरिया प्लांट कहां पे रहेगा, इसका हेडक्वार्टर कहां पे रहने वाला है। एक मेरे को दरी उद्योग के बारे में आप आंसर करेंगे, दरी उद्योग कहां पे रहेगा, और उसके साथ दरी व गलीचा उद्योग है, इसके बारे में आप आंसर कर सकते हैं कि ये कहां पे रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा कपड़ों की रंगाई कहां पे की जाती है, कपड़ों की रंगाई है ना, ये कार्य, ये उद्योग कहां पे रहेगा। इसके अलावा मैं बात करूं तो ध्यान रखेंगे पचरंगा अचार, ये हरियाणा में कहां पर मिलता है, किसके बारे में, पचरंगा अचार। तो चलिए इन क्वेश्चनों के बारे में आप आंसर करिए। देखो जी, समालखा, इसराना और बापोली, ये तीनों हमारी तहसील है, और एक पानीपत है, और ये किस जिले में रहने वाली है, तो आपको पानीपत का नाम ध्यान रखना है। किसका नाम ध्यान रखना है, पानीपत का नाम है, इसी को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद पानीपत रिफाइनरी की स्थापना की मैं बात करूं तो यह स्थापना हुई थी 1998 में। कहां पे रहेगा, बाहोली में रहेगा। ठीक है, बाहोली का नाम ध्यान रखेंगे। यूरिया प्लांट की स्थापना मेरे भाई 1 सितंबर 1979, जिसका हेडक्वार्टर होने जा रहा है नोएडा, उत्तर प्रदेश। नोएडा में, उत्तर प्रदेश में। दरी उद्योग की बात करें तो मेरे भाई बुनकरों का शहर कहा जाता है किसको, पानीपत को, यहीं पे दरी उद्योग। लेकिन दरी और गलीचा उद्योग आपसे कभी पेपर में पूछ लिया जाए तो मेरे भाई ये अंबाला में रहने वाला है। कपड़ों की रंगाई की बात करूं तो मेरे भाई ये भी पानीपत में होती है, कपड़ों की रंगाई। और इसी प्रकार चाहे फिर वो सूखा, क्या नाम है, सूखी सब्जियां हो या पचरंगा अचार हो, वो भी हमें कहां पे देखने को मिलता है, पानीपत में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा हुआ था, तो यहां पे भाई दो ऑप्शन भजनलाल के दे दिए, यहां पे कर लेंगे क्या, बंसीलाल। ठीक है जी, क्या कर लेंगे, बंसीलाल। अब देखो, मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि हरियाणा का शिल्पी किसे कहा जाता है, क्या हरियाणा का शिल्पी किसे कहा जाता है, आप मेरे को आंसर करेंगे। आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है, हरियाणा का भागीरथी, हरियाणा के भागीरथी के नाम से किसको जाना जाता है। और इसके साथ हरियाणा का विकास पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष किसे कहा जाता है। इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे हरियाणा का लोह पुरुष किसे कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा का लोह पुरुष। उसके बाद ध्यान रखेंगे हरियाणा में शराबबंदी कानून कब लागू हुआ था, कौन सा, शराबबंदी जो कानून है ना मेरे भाई, ये कब लागू किया गया था। उसके बाद आप आंसर करेंगे हरियाणा में शराब जो बंदी है ये कानून कब समाप्त हुआ था, इस कानून को समाप्त कब किया गया था और लागू कब किया गया था। इन क्वेश्चनों के बारे में आप मेरे को आंसर कर सकते हैं। ठीक है जी, अब देखो भाई, सबसे पहले बात की जाए हरियाणा का शिल्पी किसे कहा जाता है, तो मेरे भाई ध्यान रखेंगे ये कहा जाता है बंसीलाल को। किसको कहा जाता है, बंसीलाल को, चौधरी बंसीलाल, जिनका जन्म 1927 कोलागढ़ भिवाड़ी में हुआ था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आधुनिक हरियाणा के निर्माता, हरियाणा का भागीरथी, हरियाणा का विकास पुरुष और हरियाणा का लोह पुरुष, ये किसको जाना जाएगा, बंसीलाल को। हरियाणा में शराबबंदी जो कानून लागू हुआ था वो कब हुआ था, यहां पे लिख देता हूं मैं, वो 1 जुलाई 1996 को हुआ था। ठीक है, जबकि ये जो शराबबंदी कानून समाप्त कब हुआ था, ये हुआ था मेरे भाई 1 अप्रैल 1998 में। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1998, तो 1 जुलाई 1996 से लेके 1 अप्रैल 1998 तक क्या रही थी, हरियाणा में शराब बंद रही थी, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और प्रत्येक गांव तक बिजली पहुंचाने का काम हो गया था कब, 1970 में। किसके समय में, बंसीलाल के समय में। वो अंतिम गांव जहां पे बिजली पहुंचाई गई थी तो उसका नाम था उचानी कला गांव। और ध्यान रखेंगे उचाना तो हमारे जींद में रहेगा, लेकिन उचानी कला जो गांव है ये हमारा कौन से जिले में रहेगा, करनाल जिले में रहेगा। किस जिले में रहेगा मेरे भाई, करनाल जिला, जिसको हरियाणा का पेरिस, धान का कटोरा कहा जाता है, उसी करनाल में ये रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं किसके बारे में, सोनीपत जिले के राय नामक स्थान पर खेलकूद स्कूल का क्या नाम होगा। ठीक है, तो इस स्कूल के बारे में तो आप सभी जानते होंगे जी, इस स्कूल का क्या नाम है, मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल। ठीक है, अब देखो ये जो खेलकूद स्कूल है, ठीक है, किसके नाम से, मोतीलाल नेहरू के नाम से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे क्या, मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल है,
इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, और आज इसको दे दिया गया है यूनिवर्सिटी का दर्जा। तो आप मेरे को बताएंगे इसको यूनिवर्सिटी का जो दर्जा है ना ये कब दिया गया था, ठीक है। उसके बाद एक दीन बंधु के नाम से है, ठीक है, और दीन बंधु कौन है, किसको दीन बंधु कहा जाता है, सर छोटू राम को, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दीन बंधु सर छोटू राम, हमारे पास इंजीनियर विश्वविद्यालय रहेगा, क्या रहेगा, इंजीनियर विश्वविद्यालय। तो इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ना वो कब हुई थी ये बताएंगे मेरे को। उसके बाद एक हमारे पास कन्या गुरुकुल रहेगा, क्या रहेगा, कन्या गुरुकुल, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा है ना ये कब दिया था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखेंगे भीमराव के नाम से, भीमराव अंबेडकर के नाम से हमारे पास एक कानून विश्वविद्यालय होने जा रहा है। और ये जो भीमराव अंबेडकर कानून विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में रहेगा और इसको विश्वविद्यालय का जो दर्जा है ना वो कब दिया जाता है, ठीक है। इसके बारे में आप मेरे को आंसर करेंगे। और एक ध्यान रख लेंगे भारतीय सूचना, ठीक है, क्या ध्यान रखेंगे, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, प्रौद्योगिकी क्या रहेगी हमारे पास, संस्थान रहेगी, ठीक है। ये हमारी कहां पे होने जा रही है, तो इन क्वेश्चनों के आप करेंगे भाई मेरे को आंसर। देखो मोतीलाल नेहरू खेल कूद की जो स्थापना है ना ये ध्यान रखेंगे 1973 में हुई थी, लेकिन इनको यूनिवर्सिटी का जो दर्जा है ना वो 2006 में दिया जाता है, ठीक है। नहीं 2019 में, सॉरी, इसको यूनिवर्सिटी का जो दर्जा दिया गया था ना ये कब दिया गया था, तो ध्यान रखेंगे 2019। दीन बंधु सर छोटूराम इंजीनियर विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना एक कॉलेज के रूप में हुई थी, ठीक है, एक कॉलेज के रूप में हुई थी। और ये हरियाणा का प्रथम सरकारी इंजीनियर कॉलेज हो जाएगा, सरकारी इंजीनियर कॉलेज हो जाएगा। लेकिन इसको यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय का जो दर्जा दिया जाता है वो 2006 में दिया जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कन्या गुरुकुल के बारे में ध्यान रखेंगे 1936 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक है। और उसके बाद आज इसको जाना जाता है भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय के नाम से, महिला विश्वविद्यालय रहने जा रहा है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा महिला विश्वविद्यालय ये रहेगा। और इसको जो दर्जा दिया जाता है ना मेरे भाई वो कब दिया जाता है, 2006, जो कि हरियाणा के खानपुर कला गांव सोनीपत में रहेगा। उसके बाद भीमराव अंबेडकर कानून विश्वविद्यालय है, ये मेरे भाई 2012 में स्थापित हुआ था। और ये भी ध्यान रखेंगे ये भी हरियाणा का पहला कानून विश्वविद्यालय रहेगा जो कि आपका सोनीपत में रहेगा, ठीक है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिक संस्थान की बात करें तो मेरे भाई ये किलावड़ में रहेगी, कहां पे रहेगी, किलावड़ में रहेगी। और ये भी कहां पे रहेगा, सोनीपत में, ठीक है जी, सोनीपत के किलावड़ में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। चलिए आगे। उसके बाद मकर संक्रांति पर्व किस महीने में आता है, ठीक है भाई। तो देखो मकर संक्रांति पर्व की बात करें तो सभी जानते हैं ना ये तो जनवरी के माह में आता है, 14 जनवरी को बनाया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास ना थोड़ी सी छोटी रहेगी, ठीक है, थोड़ी तबियत का इश्यू है आज, ठीक है। कल बिक्के हरियाणवी जी हैं वो भी लेट जुड़े थे, उनको भी तबियत का इश्यू था, उनका कमेंट आया था है ना कि सर टेबलेट लेके क्लास ज्वाइन करी है। तो भाई बिक्की हरियाणवी अगर आप सुन रहे हो तो यही जुनून है जो आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएगा, ठीक है, कि आपने टेबलेट लेके क्लास कम से कम देखी, ठीक है। और यही है कि भाई आप दिल्ली अगर जुड़ोगे ना 8 बजे तो हर हाल में आप क्लास लोगे, समझ गए। जैसे कि एक व्यक्ति नशा करता है तो वो जैसे धीरे धीरे नशा करने लग जाता है तो नशे का आदी हो जाता है, वो नशे के बिना नहीं रह सकता, ठीक है। जैसे ही शाम होती है तो भाई साहब अंदर से भटभटी उठने लग जाती है कि कैसे भी करके मिल जाए बस, ठीक है, 2 पैग मिल जाए, 4 पैग मिल जाए, किस कैसा भी नशा हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको भी एक नशा, एक लत लगानी है और वो लत ये लगानी है पढ़ाई की, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू 8 बजे यहाँ पे जुड़ोगे ना तो आपको एक लत लग जाएगी किसकी, कि भाई 8 बजे हमारी क्लास रहेगी, ठीक है। और कभी अगर क्लास नहीं हुई ना तो फिर आपको ऐसा महसूस होगा मतलब कि जैसे आज दिन में कुछ किया ही ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने अंदर एक लत क्रिएट कर लेंगे, किसकी, पढ़ने की लत लगा लेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आज देखो तबियत का इश्यू था लेकिन फिर भी मैंने आपकी क्या नाम है जो क्लास है ना वो ली कि भाई वो इसीलिए कि भाई आपकी जो कंटिन्यूटी बनी हुई है वो ना टूटे, ठीक है। तो अगर कोई मेरे से मतलब कि मैं आपको सेटिस्फाई ना कर पाऊं, वो एनर्जी ना हो मेरे अंदर, तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, ठीक है भाई। बाकी आपकी जो क्लास है वो अपनी तरफ से बढ़िया ही करवाई जाएगी। देखो जी
हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो देखो, जब भी फसल की बात आती है, कृषि की बात आती है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने दिमाग में क्या आता है कि भाई जो अपना हरियाणा है ना, इस हरियाणा के कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, कृषि विपणन बोर्ड की जो स्थापना है ना मेरे भाई, ये कब हुई थी? ठीक है, उसके बाद आप मेरे को क्या बता सकते हैं? हरियाणा बीज प्रमाणीकरण, ठीक है, जो बोर्ड है ना बीज प्रमाणीकरण, वो जो संस्था है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी? ठीक है, इसके बारे में बता देंगे। आप समझ गए, दो क्वेश्चन तो ये हो गए। उसके बाद भाई साहब 18वीं सदी थी, ठीक है, और 18वीं सदी में जो बिजाई की जाती थी ना, वो किस दिन हरियाणा में की जाती थी? एक डे था, उसको हम बिजाई की शुरुआत करते थे, जुताई करते थे खेतों की। इसी प्रकार 19वीं सदी में हम क्या करते थे? जो खेतों में बिजाई या जुताई की जाती थी, वो दिन क्या होता था हमारे लिए? ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आती है? जब भी हम कटाई करके, यानी कि जब भी हम फसल की क्या करते हैं? कटाई करते हैं, तो जो अन्न है ना, उस अन्न को क्या कर दिया जाता है? कुछ अन्न को अलग रख दिया जाता है। ठीक है जी, अलग रख दिया जाता है। किसके लिए? लड़कियों के लिए। तो इस अन्न को क्या कहा जाता है? इसके बारे में आप मेरे को आंसर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बताएंगे हरियाणा में जो कृषि योग्य भूमि है, क्या कृषि योग्य जो भूमि है ना, ये सर्वाधिक किस जिले में है? सबसे ज्यादा किस जिले में है? और जब सर्वाधिक की बात आई तो हरियाणा में कृषि योग्य जो भूमि है वो कम किस जिले में रहेगी? इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है मेरे भाई? तो इसके अलावा ये ध्यान रखेंगे, हरियाणा में जो कृषि भूमि का क्षेत्रफल है, किसका? कृषि भूमि का जो क्षेत्रफल है ना, ये क्षेत्रफल भारत का कितना प्रतिशत है? भारत का कितना प्रतिशत है? देखो, आज मैं कुछ नई चीजें लेके आया हूं आपके लिए। देखो मेरे भाई, अगर हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड की बात करें ना, तो ये तो आप याद हो गई होगी, 1 अगस्त 1969 को हुई थी इसकी स्थापना। अगर मैं हरियाणा बीज प्रमाणीकरण संस्था की बात करूं तो मेरे भाई ये कब हुई थी? 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। 18वीं सदी में बिजाई की जाती थी बुधवार के दिन। ठीक है, कब की जाती थी? हरियाणा में बुधवार के दिन जुताई की जाती थी। 19वीं सदी में ये डे हमने बदल लिया और क्या कर लिया? सोमवार। ठीक है, उसके बाद फसल की जब कटाई होती है तो कुछ अन्न को लड़कियों के लिए अलग रख लिया जाता है। ये एक सुगंधा होता था और इसको हम सावंडी कहते थे। क्या कहते थे? सावंडी कहा जाता है इसको। कृषि योग्य जो भूमि है ना, वो सर्वाधिक हमारे भिवानी जिले में होगी। कहां पर है? भिवानी में। और कृषि योग्य भूमि सबसे कम पंचकुला में होगी। कहां पे होगी? पंचकुला में होगी। और जो कृषि भूमि क्षेत्र में भारत का जो क्षेत्रफल है ना, उससे हम कंपैरिजन करेंगे तो ये 1 पॉइंट कितना रहने वाला है? 3%। ठीक है, देखो भारत का जो टोटल क्षेत्रफल ना, सॉरी, हरियाणा का जो टोटल जो क्षेत्रफल है ना, वो भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 1.34%। इसी प्रकार से भारत हरियाणा में जो कृषि योग्य भूमि है ना, वो भारत में कृषि योग्य भूमि का भी कितना प्रतिशत रहेगी? 1.34%। ठीक है, और वैसे 2-3 क्वेश्चन मैंने बताए थे जो भाई साहब सब बच्चों ने गलत किए थे। ठीक है, और वो क्या बताए थे? हरियाणा में कृषि योग्य भूमि, हरियाणा में कृषि योग्य भूमि कितनी रहने वाली है? तो आप कहोगे जी 86%। लेकिन कृषि होती कितने पे है? कृषि होती कितने पे है? तो ध्यान रखेंगे वो 81% पे। कितने पे? 81% पे रट लेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो सभी जो अध्यापक थे, हमारे अध्यापक गण थे, उन्होंने सभी ने गलत बताया था और ये सीईटी में पूछा गया था और सीईटी ने 81% को ही सही मानना। आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे। असहयोग आंदोलन में हरियाणा के प्रमुख नेता कौन होते थे? और हमारे पास 4 ऑप्शन इन्हीं में से चुनना है। एक बार तो पेपर में यह पूछ लिया गया था कि हरियाणा में असहयोग आंदोलन है ना, वो कब चला था? तो मेरे भाई 1920 से लेके 22 तक असहयोग आंदोलन चला था भारत में। तो हरियाणा में भी 1920 से लेके 22 तक चला था। ठीक है, इसके अलावा आप क्या ध्यान रखेंगे कि भाई इस असहयोग आंदोलन में वैसे तो हमारे भारत से जो नेतृत्व कर रहे थे वो महात्मा गांधी कर रहे थे, लेकिन 4 नाम जब आपके सामने है ना, तो आप आराम से एलिमिनेट कर देंगे और यहां पे कौन आएगा? लाला लाजपत राय आ जाएंगे। ठीक है, लाला लाजपत राय जिसका जन्म तो हुआ था मेरे भाई मोगा गांव पंजाब में, लेकिन अपनी कर्म भूमि इसने बनाया था किसको? हिसार को बनाया था। इसी के प्रयासों से 1887 में 2 कांग्रेस की शाखाएं, एक रोहतक और एक हिसार में आई थी। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। कौन? लाला लाजपत राय का नाम समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे। किस सरकार ना किस राज्य
राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति, ये छोड़ देंगे, चलो ये आगे। उसके बाद इसको भी छोड़ देंगे, 2015 हरियाणा आएगा इसका आंसर, ठीक है, वैसे ध्यान दे लेंगे, इसको अलग करवा देंगे योजनाओं को। उसके बाद आता है दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के जो विश्वविद्यालय है ये कहां पर स्थित रहेगा। तो भाई मैंने आपसे कई बार बता दिया कि दीन बंधु छोटूराम है ना, इसका जन्म तो गढ़ी सापला रोहतक में हुआ था। दीन बंधु के नाम से कोई शैक्षणिक संस्थान पूछी जाए तो वो सोनीपत में रहेगी, और तापीय जो ऊर्जा केंद्र है वो हमारा यमुनानगर में रहेगा। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, मूर्थल आ जाएगा, समझ गए। इसके अलावा चलो एक दो और बता दो मेरे को। चौधरी बंसीलाल के नाम से अगर विश्वविद्यालय पूछा जाए, यूनिवर्सिटी पूछी जाए तो कहां पर रहेगी। अगर चौधरी देवीलाल के नाम से यूनिवर्सिटी पूछी जाए, किसके नाम से, चौधरी देवीलाल के नाम से विश्वविद्यालय पूछा जाए तो ये कहां पर रहेगा। इसके अलावा जीजेयू गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी। और एक आप बता देंगे चौधरी रणबीर सिंह के बारे में, किसके बारे में, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में, ये कहां पर रहेगी। और एक बता देंगे आप मीरपुर ना सॉरी आईजीयू यूनिवर्सिटी के बारे में, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के बारे में, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, समझ गए। तो ये यूनिवर्सिटी बता देंगे, समझ गए मेरे भाई। अब देखो सबसे पहले अगर बात करें ना, चौधरी बंसीलाल के नाम से भिवानी में रहेगी, कहां पे, भिवानी में रहेगी, और इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। हाँ भाई क्या नाम है, संदीप तंवर। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के बारे में बताओ आप, तो ध्यान रखेंगे क्या बताओगे, 2001 में चौधरी देवीलाल की मृत्यु हुई थी, और चौधरी देवीलाल की समाधि को संघर्ष घाट के नाम से जानते हैं। 1914 में देवीलाल जी का जन्म हुआ था, और 1977 में पहली बार ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। सबसे अधिक उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले हरियाणा के ये व्यक्ति हो जाएंगे। हरियाणा की राजनीति का भीषम पितामह कहा जाता है। किसान नेता के नाम से ना, किसान नेता है, इसके रूप में इसकी छवि है। जननायक के नाम से इसको जाना जाता है। 2 बार अपने ये भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और उप प्रधानमंत्री होते हुए इसके पास कृषि विश्वविद्यालय था। और ध्यान रखेंगे यूनिवर्सिटी बनी 2003 में, कहां पर रहेगी, सिरसा में रहेगी, ठीक है। उज्जवल गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी के बारे में बताएगी, कल्पना चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के बारे में बताएगी, और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के बारे में बीके हरियाणवी बताएगा, ठीक है। जिसके नाम ना ले वो भी कमेंट करते जाइए, ठीक है भाई। अब देखो भाई साहब, सबसे पहले अगर बात की जाए जीजेयू यूनिवर्सिटी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, ठीक है। और ये कहां पर रहेगी, हिसार में रहेगी। उसके बाद चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की बात करें तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, 2014 में। ये अपने कहां पे, दूध नगरी जींद में रहेगी। इंदिरा गांधी की स्थापना है, ये कब हुई थी मेरे भाई, तो ध्यान रखेंगे 2013 में हुई थी। ये हमारी रेवाड़ी में होने जा रही है, कहां पर, रेवाड़ी मीरपुर में रहेगी, समझ गए। तो ये दीनबंधु के नाम से कहां पे, मुरथल में हो जाएगी। उसके बाद सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। 4 ऑप्शन अपने आप बता दोगे मेरे भाई। अब देखो कुछ चीजें मैं आपसे पूछ लेता हूं, जैसे कि मैं आपसे कहूं म्यूर झील हरियाणा में कहां पर रहेगी, क्या म्यूर झील कहां पर रहेगी। उसके बाद हरियाणा में शिल्पकारों का मेला कहां पे लगता है, हरियाणा में शिल्पकारों का जो मेला है ये कहां पर लगता है, इसको मैं डिटेल से करवाऊंगा। वैसे ये बता देंगे इसका पहली बार आयोजन कब हुआ था, ठीक है। पहली बार जो इसका आयोजन है वो कब हुआ था, समझ गए। उसके बाद पहली बार इसका क्या हुआ था, फोकस स्टेट यानी कि इसका सहभागी राज्य, ठीक है जी, सहभागी जो राज्य है वो कौन सा रहा था। इसके अलावा आप इसका फोकस कंट्री के बारे में बता देंगे, सहभागी देश के बारे में बता देंगे ये कौन सा रहा था, और ये सारे आपको प्रथम बताने हैं, ठीक है जी। अब देखो मेरे भाई, अगर इस कि सूरजकुंड के मेल कमेंट में बताते रहा करो, आपको अगर कुछ आता है ना तो बताते रहा करो। ऐसा करने से क्या होता है, आपको चीजें ज्यादा याद होती है। म्यूर झील की अगर अपन बात करें ना तो ध्यान रखेंगे म्यूर झील की जो स्थापना है ये कहां पे, सूरजकुंड में, ठीक है। इसको सूरजकुंड झील के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में शिल्पकारों का मेला सूरजकुंड में लगता है, ठीक है। पहली बार इसका आयोजन मेरे भाई कब हुआ था, 1987 में। पहली बार सहभागी राज्य आया था राजस्थान 1989 में।
में, और उसके बाद पहली बार जो सहभागी देश आया था ना वो इजिप्ट मिस्र आया था, ठीक है जी। कब आया था? 2009 में, ठीक है। और फिर कंटिन्यू रूप से थाईलैंड को वो पहला फोकस कंट्री आ जाएगा, उसके बाद प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई देश सहभागी देश इसमें हुआ है, और जो हमारा थाईलैंड था वो 2012 में इस मेले में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सूरजकुंड का निर्माण मेरे भाई अनंगपाल द्वितीय ने करवाया था, ठीक है। उसके बाद हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम होने जा रही है, ठीक है जी। तो अब देखो महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम कहां पे होगी, तो ये आपके पास जिले रहे और इसका आंसर क्या आ जाएगा? मेवात। अगर ओवरऑल साक्षरता दर कम पूछे मेवात की, महिलाओं की कम पूछे मेवात की, पुरुषों की कम पूछे, तीनों ही कंडीशन में मेवात जो जिला है अपने हरियाणा का नूह, वहां पे क्या होगी? साक्षरता दर कम होगी। लेकिन आपसे पूछ ले महिलाओं की साक्षरता दर अधिक कहां पे है? महिलाओं की जो मेरे भाई साक्षरता दर है ना ये अधिक किस जिले में है, ठीक है जी। इसके अलावा आपसे पूछ ले भाई पुरुषों की साक्षरता दर, पुरुषों की क्या साक्षरता जो दर है ना ये अधिक किस जिले की है। इसके अलावा आपसे पूछ ले हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है, हरियाणा की जो साक्षरता दर है ना मेरे भाई वो कितनी है। उसके बाद गठन के समय हरियाणा की साक्षरता दर कितनी थी, गठन के समय क्या हरियाणा की जो साक्षरता दर है ना ये कितनी थी, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों के 4 क्वेश्चनों के आप मेरे को आंसर देंगे, समझ गए। तो भाई आज थोड़ी लिमिट की चीजें आपसे करवाई जाएंगी, ठीक है। मैंने पहले बता दिया, इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं कि भाई आज जो क्लास है ना अपनी तबीयत थोड़ी सी खराब है तो इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजें करते हुए चलेंगे, ठीक है। और शायद आपको वो जोश भी नजर नहीं आ रहा होगा जो आप डेली देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भाई साहब फिर से एक बार मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। देखो जी महिलाओं की जो साक्षरता है ना वो अधिक किस जिले की रहेगी, तो मेरे भाई ये रहेगी हमारे गुरुग्राम की, ठीक है। उसके बाद पुरुषों की साक्षरता कहाँ की रहेगी, तो ये हमारी रेवाड़ी की रहेगी। हरियाणा में जो साक्षरता दर है ना वो हरियाणा की जो साक्षरता दर है वो कितनी रहने वाली है? 75.6%, ठीक है। और गठन के समय साक्षरता दर कितनी थी, तो वो 20% थी। कितनी थी? 20% थी। तो चलिए प्यारे साथियों आगे, बहादुरगढ़ नगर किस जिले के अंतर्गत आता है। अब देखो भाई सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आएगा कि जो बहादुरगढ़ है ना इसका पुराना नाम क्या होता था, ठीक है। तो बहादुरगढ़ का आप मेरे भाई पुराना नाम बता देंगे, ठीक है जी। उसके बाद इसके संस्थापक कौन हुए हैं इनके बारे में बता देंगे, ठीक है जी। इसके अलावा और क्या बता सकते हो? एक उद्योग बता सकते हो मेरे को, सैनिटरी उद्योग है ये हमारा कहां पर रहने वाला है, ठीक है। और उसके बाद हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? क्या हरियाणा का प्रवेश द्वार? तो मेरे भाई जल्दी से कमेंट में आंसर देंगे। तो देखो बहादुरगढ़ जो है ना इसका पुराना नाम क्या होता था मेरे भाई, तो ध्यान रखेंगे शरफाबाद के नाम से जाना जाता था, ठीक है। किस नाम से? शरफाबाद के नाम से। इसके संस्थापक सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है ये बताया जाता राठी जाटों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? राठी जाटों के द्वारा। और दूसरा आपको ध्यान रखना है आलमगीर द्वितीय का नाम। किसका? आलमगीर द्वितीय का नाम। इन दोनों में से एक आपके एग्जाम में मिलेगा आपको, और दोनों मिलेंगे तो ए और बी दोनों के दोनों आपके एग्जाम में क्या रहेंगे? ऑप्शन रहेंगे, ठीक है भाई प्यारे साथियों। सैनिटरी उद्योग की अगर बात करें तो भाई साहब इसका आंसर क्या आ जाएगा? बहादुरगढ़ आ जाएगा। रवि तायल जी आप बताएंगे मेरे को हरियाणा का प्रवेश द्वार, तो ध्यान रखेंगे ये बहादुरगढ़ को कहा जाता है, ठीक है जी। अब देखो ये जो रवि तायल जी ये कह रहा था गुरुजी कोई बात का क्या नाम बुरा मत मानना, गलती हो गई हो तो क्षमा करना। ऐसा नहीं है मेरे भाई, मैं किसी भी बच्चे की बात का कभी भी बुरा नहीं मानता, ठीक है। तो आप चाहे कुछ भी कहना मैं कभी भी बुरा नहीं मानूंगा, ठीक है। जो भी मतलब कि ऑफलाइन स्टूडेंट हो चाहे मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हो सभी को मैं दिल से बेहद प्रेम करता हूं, ठीक है मेरे भाई। तो अब देखो आपसे मिले भी नहीं है लेकिन फिर भी कनेक्टिविटी इतनी बन चुकी है, समझ गए। तो देखो आप दिल्ली आते हैं, दिल्ली में देखता हूं आपको, ठीक है। जब क्लास हो जाती है उसके बाद सभी के मैं कमेंट भी चेक करता हूं, ठीक है। तो आप किसी भी प्रकार के आप कमेंट करते हैं तो मेरे को पता भी है, मतलब अपने ना इस सेशन में बहुत अनुशासन है, ठीक है। कैसे भाई बहन का आपने प्यार बना रखा है उसके लिए भी मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, ठीक है। और भी चैनल है जिन पे ऐसे भद्दे भद्दे जो कमेंट है ना वो एक दूसरे बच्चे करते रहते हैं, तो बड़े अनुशासन वाले बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अगर आप इसी प्रकार से माहौल बनाते हुए चले
मिलेंगे तो भाई साहब कोई एक दो असामाजिक तत्व होते हैं, वो भी इस प्रकार के कोई अभद्र कमेंट नहीं करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, अनुशासन बहुत जरूरी है मेरे भाई, समझ गए। तो देखो जी, और मैं आपके ना इस अनुशासन का बड़ा कायल हूं और दिल से आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, ठीक है। बहुत प्यारे प्यारे साथी अपने प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। देखो जी, बहादुरगढ़ की बात करें तो ये कहां पर रहेगा, झज्जर में रहेगा, ठीक है। इसको हरियाणा का क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार कहा जाता है। उसके बाद हरियाणा में पक्की सड़कों की ज्यादा लंबाई किस जिले में रहेगी, इस क्वेश्चन को तो कर ही लेंगे मेरे भाई, लेकिन आप मेरे को सबसे पहले ये बताएंगे हरियाणा में जो जनसंख्या घनत्व है ना, सॉरी, हरियाणा में जो सड़कों का घनत्व है, किसका, सड़कों का जो घनत्व है ना मेरे भाई, वो सर्वाधिक कहां पे रहने वाला है, क्या सर्वाधिक कहां पे रहने वाला है। उसके बाद हरियाणा में सड़कों का घनत्व, ठीक है जी, सड़कों का जो घनत्व है ना वो सबसे कम कहां पे रहने वाला है, ये बता देंगे। इसके बाद हरियाणा परिवहन की स्थापना कब हुई थी, हरियाणा परिवहन की क्या बता देंगे मेरे भाई, स्थापना के बारे में बता देंगे। फिर हरियाणा परिवहन का राष्ट्रीयकरण बता देंगे, ठीक है, ये कब हुआ था। हमारे परिवहन मंत्री का नाम बता देंगे, हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन है और कहां से विधायक हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या बताओगे, तो इसके बाद हमारे कुल बस डिपो की संख्या बता देंगे, कुल बस डिपो है ना इनकी संख्या कितनी रहने वाली है। उसके बाद हमारा पहला बस डिपो, प्रथम बस डिपो है, ये कौन सा बना था, ठीक है भाई। उसके बाद आप मेरे को बताएंगे हरियाणा में कुल सब डिपो, क्या कुल सब डिपो की जो संख्या है या क्या ये कितनी रहेगी। उसके बाद हमारे पास प्रथम है कोई ना कोई जो सब डिपो है ना वो बना होगा, और प्रथम सब डिपो है वो कौन सा बना था। उसके बाद आप मेरे को बताएंगे हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड कौन सा है, सबसे बड़ा बस स्टैंड कौन सा रहने वाला है, ठीक है जी, ये ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा मैं बात करूं तो आप मेरे को बताएंगे हरियाणा का 4 मंजिला बस स्टैंड कौन सा रहेगा, क्या 4 मंजिला जो बस स्टैंड है ना ये मेरे भाई कौन सा रहने वाला है, ठीक है। इसके अलावा आपने एक नाम सुना होगा हरियाणा उदय के नाम से, एक आपने सुना होगा हरियाणा गौरव के नाम से, ठीक है जी, एक आपने सुना होगा हरियाणा सारथी के नाम से, और एक लास्ट आपने सुना होगा किसके नाम से, हरियाणा शक्ति के नाम से। ये बसें चलती है, इनकी खास बात क्या रहेगी, ये क्वेश्चन भी कभी ना कभी आगे आपके देखने को मिलेगा। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे तो आगे आएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन भी एचएससी ने पूछे हैं। अब देखो भाई हरियाणा में सड़कों का जो घनत्व है ना वो सर्वाधिक मेरे भाई अंबाला जिले में रहेगा, कहां पर, अंबाला में। सबसे कम जो सड़क घनत्व है वो कहां पे रहेगा, जींद में रहेगा। हरियाणा परिवहन की जो स्थापना है ना मेरे भाई ये कब हुई थी, 1 नवंबर 1966 को हुई थी, ठीक है। हरियाणा परिवहन की जो स्थापना है ये कब हुई थी, 1 नवंबर 1966 को हुई थी, ठीक है। उसके बाद आगे बात आती है इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो इसका राष्ट्रीयकरण मेरे भाई 1972 को हुआ था। 1972 को ही हरियाणा में 2 नए जिले बने थे, सोनीपत और भिवानी, के बारे में ध्यान रखेंगे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा रहेंगे, कौन रहेंगे मेरे भाई, मूलचंद शर्मा, जो कि बल्लभगढ़ से क्या है, विधायक रहने वाले हैं। कुल बस डिपो हरियाणा में 24 रहेंगे, एक 24 में से 22 तो हमारे जिलों में हो गए, एक हमारा दिल्ली में और एक चंडीगढ़ में। सबसे पहला बस डिपो बताया जाता है गुरुग्राम को, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा ध्यान रख लेंगे किसको, अंबाला को। इन दोनों में से एक ही आपको ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। ये कुछ ही दिन का गैप था इसमें, अब गुरुग्राम और अंबाला। कुल सब डिपो की बात करें मेरे भाई ये 13 होते हैं। प्रथम सब डिपो डबवाली सिरसा बना था, कौन सा बना था, डबवाली सिरसा बना था। हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड शहीदों का शहर झज्जर रहेगा। हरियाणा में 4 मंजिला बस स्टैंड ये रहने वाला है पिंक सिटी फतेहाबाद में। और उसके बाद हरियाणा उदय के नाम से जो है ना ये हमारी सीएनजी से जो हरियाणा की बसें चलती है ना वो रह जाएंगी। गौरव की बात करें तो आम नागरिकों के लिए जो बस है ना, आम नागरिकों के लिए हरियाणा के लिए वो हरियाणा गौरव आम बसें। हरियाणा सारथी की बात करें तो
हरियाणा की जो बस एससी के माध्यम से चलती है, ठीक है, जिनमें एससी है उनको हरियाणा सारथी और हरियाणा शक्ति की मैं बात करूं ना, ये सबसे तेज चलने वाली बस है। कैसी? सबसे तेज हरियाणा में चलती है, किस नाम से? वो हरियाणा शक्ति के नाम से, ठीक है भाई। तो सभी बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आ रहा है, कमेंट करते रहिए, ठीक है भाई। और वो मैंने आपसे बता ही दिया, अगर थोड़ी बहुत आपको लग रहा है कि एनर्जी कम है तो उसके लिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज आज कर लीजिए, ठीक है भाई। चलो उसके बाद किस राज्य सरकार ने, ये अपना इंडिया जीके का है, मध्य प्रदेश ने किया था। उसके बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध किस स्थान का है? तो मेरे भाई पानीपत की तीसरी लड़ाई कहां पे लड़ी गई थी? काला अंब। काला अंब आपका सामने आते ही आपके दिमाग में दो क्वेश्चन होने चाहिए कि एक तो काला अंब वो जहां पे पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी जो पानीपत में रहेगा, और एक काला अंब वो जहां से मारकंडा नदी हरियाणा में प्रवेश करती है और वो रहेगा कहां पर? अंबाला में, ठीक है। और इस पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में हमने कई बार डिटेल से चर्चा कर ली है। उसके बाद हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? तो प्यारे साथियों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है, ठीक है। वैसे तो आज क्लास नहीं लेनी थी, लेकिन मेरे को पता था कि आप मेरा वेट करेंगे, ठीक है, इसीलिए भाई साहब मैंने ये क्लास कंटिन्यू रखी है, ठीक है। तो कितनी भी समस्या आ जाए कभी भी क्लास मिस नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज आप कर लिया करो, समझ गए। देखो जी, हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? तो मेरे भाई इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे? हरियाणा में वर्षा कितने से लेके कितनी तक होती है? हरियाणा में जो वर्षा होती है ना मेरे भाई वो कितनी होती है, ठीक है जी। उसके बाद बताएंगे हरियाणा में जो औसत वर्षा है ना ये कितनी होती है, ठीक है जी। उसके बाद हरियाणा के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? किस भाग में जो वर्षा है ना वो सर्वाधिक होती है। उसके बाद हरियाणा के किस भाग में कम वर्षा होती है, ठीक है। और एक भाई ने तो कत्ती भाई साहब मेरा दिमाग ना मतलब कि हैंड ओवर कर दिया था, पूछ पूछ के कि सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है। ले मेरे भाई सर्वाधिक जो वर्षा है ना वो हरियाणा के किस जिले में होती है, ठीक है जी, किस जिले में होती है। उसके बाद कम वर्षा है ये हरियाणा के किस जिले में होती है, कम वर्षा वाला जिला बताना है, ठीक है जी। उसके बाद आप बता देंगे सबसे ज्यादा, ठीक है जी, सबसे ज्यादा जो वर्षा है ना वो कौन से स्थान पर होती है, वो प्रॉपर स्थान। उसके बाद सबसे कम वर्षा वाला स्थान, सबसे कम वर्षा वाला क्या बताना है आप? स्थान बताना है, ठीक है जी। कब सबसे कम वर्षा वाला स्थान बताना है आपको। इसके अलावा और क्या बता सकते हैं कि हरियाणा में जो ज्यादातर वर्षा होती है वो कौन से मानसून से होती है, ठीक है जी। हरियाणा में ज्यादातर जो वर्षा यानी कि सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो किस मानसून के जरिए होती है, ठीक है जी, किस मानसून के जरिए होती है। उसके बाद हरियाणा में जो कम वर्षा होती है ना वो किस मानसून के जरिए होती है, ठीक है जी, इसका नाम बता देंगे। और भाई साहब हरियाणा में शीतकालीन, ठीक है जी, शीतकालीन जो वर्षा होती है ना वो किस मतलब कि जो पौने है या फिर कौन सा विक्षोभ है उससे होती है, ठीक है, ये बता देंगे आप मेरे को, समझ गए। इसके अलावा मैं और देख लेता हूं कोई क्वेश्चन है तो, ठीक है। हाँ एक और बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, शीतकालीन के समय जो वर्षा होती है ना उसको क्या कहा जाता है? शीतकालीन जो वर्षा है ना, शीतकालीन वर्षा को क्या कहा जाता है हरियाणा में, ठीक है जी। और जो क्या नाम हमारी मानसून पे जो वर्षा की क्या होती है, मानसूनी जो वर्षा है ना इसकी जो प्रारंभ होता है इसकी जो सूचना दी जाती है इस को क्या कहा जाता है, यानी कि उसकी शुरुआत को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों के बारे में आपको बताना है मेरे को, ठीक है। फिर कभी करेंगे ना और बेहतरीन तरीके से कर लेंगे, समझ गए। अब देखो मेरे भाई अगर हरियाणा में मैं वर्षा की बात करूं तो ये 30 सेंटीमीटर से लेकर और 110 सेंटीमीटर तक ये होती है, ठीक है जी। उसके बाद औसत वर्षा की बात करें तो क्वेश्चन ये बड़ा खास होने जा रहा है और ये रहेगा कितना, 45 सेंटीमीटर तक। किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये हरियाणा का
उत्तर पूर्वी भाग हो जाएगा। कौन सा? उत्तर पूर्वी भाग, यहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होगी। ठीक है जी। उसके बाद कम वर्षा कहाँ पे होती है? तो मेरे भाई ये हरियाणा के दक्षिणी भाग में कम वर्षा होती है। उसके बाद सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो मेरे भाई वो पंचकुला में होती है। ठीक है। वैसे आप ध्यान रखेंगे, जब पंचकुला और अंबाला इन दोनों में से आपके पेपर में एक ही ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है। पंचकुला ऑप्शन में नहीं है तो आप अंबाला कर देंगे। और वैसे एचएससी जो पूछता है ना, वो अंबाला को प्रथम मानता है। ध्यान रख लेंगे, किस बच्चे का वो डाउट था। ठीक है। यहाँ पे अंबाला को प्रथम मानता है, लेकिन ध्यान रखेंगे पंचकुला में सर्वाधिक वर्षा हम पढ़ते हैं, लेकिन पेपर के अकॉर्डिंग आप अंबाला ध्यान रखेंगे। उसके बाद कम वर्षा की मैं बात करूं तो कम वर्षा हमारे किस जिले में होती है? तो वो हमारा जिला रहेगा महेंद्रगढ़। सबसे ज्यादा वर्षा कहां पे होती है? वो छछरौली में होती है, जिसको हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है, यमुनानगर। सबसे कम वर्षा वाला स्थान है वो हरियाणा का भिवानी जिले का लोहारू रहेगा। ज्यादातर वर्षा कौन सी मानसून से होती है? तो ध्यान रखेंगे दक्षिण पूर्वी मानसून। कौन सा? दक्षिण पूर्वी मानसून, बंगाल की खाड़ी वाले से। सबसे कम वर्षा कहां पे होती है? तो ध्यान रखेंगे ये हमारा मानसून रहेगा कौन सा? तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो कि पश्चिम घाट वाला मानसून है, केरल वाला। शीतकालीन जो वर्षा है, ठीक है, शीतकालीन जो वर्षा है ये किसके कारण होती है? तो ये फारस की खाड़ी से जो मानसून उठती है, पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद शीतकालीन वर्षा को क्या कहा जाता है? मावठ के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में इसको क्या कहा जाता है? मावठ, मावठी वर्षा कहा जाता है। जबकि जो मानसूनी वर्षा है ना, इसकी सूचना दी जाती है ये भड़लिया। ठीक है। तो यहां पे आप भड़लिया का नाम ध्यान रखेंगे। किसका? भड़लिया, जो इसको कहा जाता है जो मानसून की सूचना देता है। शीतकालीन वर्षा को मावठ कहा जाता है। और भाई साहब जो हमारी ये वर्षा है, इसकी जो समाप्ति होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? इसकी समाप्ति पे आता हमारा त्योहार, और वो आता है तीज का त्योहार। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। तो प्रिय साथियों, उम्मीद करता हूं क्लास आज भी आपको बेहतरीन लगी होगी, पसंद आई होगी। ठीक है। वैसे जो रोज की एनर्जी आप देखते हो वो आपको देखने को नहीं मिली होगी, उसके लिए मैं एक बार फिर से आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। ठीक है भाई। तो जाते जाते वो हमारे प्रिय स्टूडेंट जो डेली जुड़ते हैं, ठीक है, कौन कौन? संदीप तंवर जी हो गया, जैसे हमारे रवि तायल जी, बीके हरियाणवी होगी, कल्पना, उज्जवल, ये भी बड़े बेहतरीन स्टूडेंट है हमारे। ठीक है। इसके अलावा जो क्या नाम है, नीतू शर्मा, तो एक दिन आई थी वो फिर गायब हो गई, समझ गए। इसके अलावा हमारे क्या नाम है वो उसका बिट्टू आल्यान, ठीक है, वो तो वैसे ही देखने आता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है। तो ये कुछ स्टूडेंट है जो सिंसियर है। एक विक्की है, ठीक है, वो सभी के दिमाग के क्या नाम है दही कर देता है, समझ गए। तो इन मतलब एक दो स्टूडेंट भाई साहब ऐसे हो जाते हैं, उनको ना मतलब कि टेंशन हो जाती है कैसे ये पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो उन चीजों को आप थोड़ा इग्नोर किया करो, समझ गए। तो भाई चलिए अब मेरे को विदा दीजिए, विदा करिए, और कल मिलते हैं। हो सकता है कल बेहतरीन एनर्जी के साथ आपसे हम रूबरू हों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।